सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आप यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहा हूँ जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 30। ये 30वें नंबर का पार्ट होगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के लिए, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि गैलेक्सीज, अब गैलेक्सीज में इनमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा फिट बैठेगा तो क्या है। तो देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो एक दूसरे की ओर गति करती है या फिर एक दूसरे से दूर की ओर गति करती है, इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो यह है कि निम्न से कौन विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक पूछा गया है, ठीक है। तो वो है यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए गोल्ड सुचालक है तो ये आंसर नहीं होगा। मरकरी धातु है भी सुचालक है। सिल्वर चांदी ये बहुत अच्छा सुचालक है तो ये भी गलत होगा। प्लास्टिक एक कुचालक है, यानी कि ये सुचालक धातु मतलब सुचालक नहीं है, धातु तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है कि पॉलिश की हुई चमकीली सतह कैसी होती है। तो पॉलिश की हुई देखते हैं क्या है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक, अच्छी परावर्तक, तो अवशोषक नहीं होती है चमकीली सतह, तो ये गलत हो जाएगा। ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा बुरी, ये भी गलत है। ऊष्मा की बुरी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ये सही होगा। ऊष्मा की बुरी परावर्तक तथा अच्छा विकिरण, तो ये गलत होगा। तो आंसर होगा इसका थर्ड वाला कि भैया ऊष्मा की बुरी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि बर्फ क्यूबों को लकड़ी के बुरादे से क्यों ढका जाता है। तो इसको इसलिए ढका जाता है क्योंकि ये देखिए बड़ा वाला जो आंसर है इसका सही है कि लकड़ी के बुरादा के साथ इनमें जो है फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है और ऊष्मा को बाहर निकलने से और बर्फ को पिघलने से रोकता है। तो देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चनों की मैं ट्रिक बताता हूँ कि कोई भी अगर प्रश्न है जिसमें एक बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर आपको मिले, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का, तो बेझिझक आप उसी को लगाओ। 95% वो आंसर आपका एकदम सही ही होगा। जैसे इसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीधे आपको बी ऑप्शन को टिक कर देना था और वो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि विद्युत घंटी निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव पर सिद्धांत पे काम करता है विद्युत घंटी। अगला प्रश्न है कि मानव के लिए ध्वनि की श्रेणीप्रकाश क्या होती है। तो ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं तो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये बहुत बार पढ़ा गया है, ध्वनि से रिलेटेड इतनी हर्ट्ज की ध्वनियों को हम यहाँ पर सुन सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है हमारे पास कि पारंपरिक रूप से धारा की दिशा किस प्रकार ली जा सकती है। तो धारा की दिशा जो आप ले सकते हो वो ले सकते हो धनात्मक आवेशों की प्रवाह की दिशा में, जो पॉजिटिव चार्ज है उनकी जो दिशा है उस तरीके से जो है आप इसको यहाँ पर जो है निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है हमको, वो अगला प्रश्न यह है कि वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं। जल, ओजोन, जल तथा ऑक्सीजन, ओजोन तथा ऑक्सीजन तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल की बात की जा रही है तो वायुमंडल में जो है ओजोन और ऑक्सीजन आपको मिलेगा। ओजोन होता है O3, ऑक्सीजन होता है O2, क्योंकि देखिए वायुमंडल पूछा गया था, ठीक है। तो जल वायुमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये जल वाले ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो बचा एक ही ऑप्शन ओजोन का, ऑक्सीजन मतलब ओजोन, O2 O3 हो गया आपका ओजोन और O2 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोन की गंध कैसी होती है, सड़ी हुई मछली की तरह, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो उसमें 2 होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है कि एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य संभव होता है। तो एक सहसंयोजक बंध जो होता है वो किसके बीच होता है। तो वो होता है यहाँ पर समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य, समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य यहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा थर्ड वाला।
अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन अपने सभी गुणों के आधार पर समानता दर्शाती है केवल क्षारीय धातु से, हैलोजन से या फिर क्षारीय तथा हैलोजन दोनों से, और ना तो क्षारीय ना तो हैलोजन किससे। तो इसका जो सही आंसर होगा कि क्षारीय धातु तथा हैलोजन दोनों से वो दिखाता है। तो क्षारीय धातु और हैलोजन दोनों से वो दिखाएगा कि हाइड्रोजन अपने सभी गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त दवा है, जो टाइफाइड है उसके उपचार में प्रयुक्त दवा कौन सी है? क्लोरोमाइसीटीन, ठीक है, क्या है? क्लोरोमाइसीटीन है या फिर नोवाल्जीन है या फिर पैरासीटामोल है या फिर कुनैन है। तो टाइफाइड के इलाज की यहाँ पे बात की जा रही है तो वो है क्लोरोमाइसीटीन। बाकी कुनैन वगैरह जो है पैरासीटामोल बुखार में दिया जाता है, कुनैन आपको होता है मलेरिया की दवाई से बनती है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोमाइसीटीन। अगला प्रश्न है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है आपका, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि से होता है? कास्नर विधि से, सॉल्वे विधि से, डाउन विधि से या फिर गोसेज विधि से। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसको हम सॉल्वे विधि से बनाते हैं। कौन से? सॉल्वे प्रोसेस से इसको बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसको ऐसे याद रख लो, सा से सोडियम, सा से सोलवे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, तो सोलवे मेथड के थ्रू बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन की कमी के कारण क्या होता है? तो राइबोफ्लोविन की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरीबेरी या फिर कोलोसिस। आखिर क्या होता है? तो इसकी कमी से होता है आपको कोलोसिस बीमारी यहाँ पर होती है। बेरीबेरी किससे होता है? विटामिन बी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको जो हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से यहाँ पर मिल रहा है। और ये भी करंट का हमारा टॉपिक भी चल रहा है कि ताजमहल को संरक्षित करने के लिए कमेटी वगैरह यहाँ पे बनाई जा रही है, जिसमें आईआईटी के जो है विद्वान लोग भी शामिल रहेंगे कि उसको कैसे बचाया जा सके, क्योंकि वो जो है पीला पड़ रहा है, सफेद ना होके अब वो पीला पड़ रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन वगैरह जो होते हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम में आ रहा है। तो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला जो प्रश्न देखने को मिलेगा कि चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है चंद्र ग्रहण? तो देखिए चंद्र ग्रहण के लिए क्या होता है, जैसे तीन चीजें रहेंगी, ठीक है, ये मान लो सन है, ठीक, उसके बाद आपका अर्थ है, ठीक है, और फिर है आपका मून। तो इन्हीं में कोई आगे पीछे रहेगा तभी चंद्र ग्रहण बनेगा। तो कब बनता है ये चंद्र ग्रहण? तो ये बनता है सूर्य, मतलब पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्र के बीच में होगा। तो यही है, देखिए जैसा मैंने बनाया था कि सन है और मून है और इसके बीच में पृथ्वी आ गया, तो इसमें क्या होगा कि चंद्र ग्रहण होगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वायलिन एक संगीत का साज है जिसमें एक खिंची हुई डोरी वाला लकड़ी का लंबा टुकड़ा होता है, तनी हुई डोरियां होती है, तनी हुई झिल्ली होती है, क्या होता है? तो इसमें जो है तनी हुई डोरियां होती है। वायलिन आप सभी ने देखा ही होगा, मोहब्बतें मूवी देखी होंगी, तो उसमें जो है शाहरुख खान जो है वायलिन बजाता है, कुछ इस टाइप की इसमें डोरियां रहती हैं और एक दूसरे से इसको बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, तो कैसे संभव है? वायु से कांच में प्रवेश करते समय, निर्वात से वायु में प्रवेश करते समय, वायु से पानी में या फिर पानी से वायु में। तो वायु जो है पानी से जब वायु में प्रवेश करेगा, ठीक है, वाटर टू एयर, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगा जब प्रकाश पानी से वायु में परिवर्तित होगा, मतलब प्रवेश करेगा। सरल आवर्त गति का उदाहरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का नाभिक के गति परिमाण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग गतिशील मोटर कार या फिर उथले गोलाकार बाउल में लुढ़कती हुई कांच की गेंद। तो इसका आंसर है कि एक उथले गोलाकार बाउल में लुढ़कती हुई कांच की गेंद, मान लो इस टाइप की है और ये कांच की गेंद यहाँ से ऐसी जाती है फिर ऐसी आती है ये, तो ये एक हो जाएगी सरल आवर्त गति। इसके बारे में फिजिक्स में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगला प्रश्न है कि 1 kg पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहलाते हैं? किलो कैलोरी, कैलोरी, BTU या फिर डिग्री कैलोरी, क्या कहा जाता है इसको? तो इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है किलो कैलोरी, कि भैया 1 किलो, क्योंकि 1 kg आ गया ना, तो 1 किलो पानी को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितना भी लगा उसको किलो कैलोरी ऊष्मा के नाम से हम जानते हैं। अगला जो प्रश्न देखने को मिलेगा, एक धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्रों में स्थित है और इस पर कार्यरत बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? लूप के क्षेत्रफल, लूप के आकृति पर या फिर धारा के मान पर या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर, किस पर करता है? तो ये जो करता है लूप की आकृति पर, कि उसका शेप कैसा है, उस लूप का आकार कैसा है।
अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो होगी 40, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, 2 गुना वो ज्यादा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। फोकस अगर आपको f जो है यहाँ पे दिया हुआ था 20, तो यहाँ पर जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था पिछले पार्ट में 2f था, तो यहाँ पर 2 into 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला पिछले बार हमने पढ़ा था ना कि r बराबर 2f होता है, जहाँ पे f फोकस दूरी थी, तो यहाँ पे वही r पूछा गया है, तो r बराबर 2 into 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा? 40 जाएगा। तो ये फॉर्मूला थोड़े बहुत आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो बनी सी बात है, ये दो तो आपके गलत हैं, ये दो तो गलत हो गए, क्योंकि विद्युत मोटर है तो विद्युत लेगा, वो विद्युत ऊर्जा को ही चेंज करेगा। विद्युत को उष्मा में करता है कि विद्युत को यांत्रिक में करता है? तो बनी सी बात है, विद्युत को वो यांत्रिक में करता है। उस मोटर के थ्रू आप बहुत सारी चीजों को चला सकते हो। कुछ इस टाइप का मोटर का शेप होता है, यहाँ पर एक रोटेटर लगा होता है जो ये घूमता है, और इसमें आप बेल्ट वगैरह बांध के चक्की चला सकते हो। बहुत सारी चीजें इससे आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम पाचन करता है किसका? प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का, वसा का, शर्करा का। तो एमाइलेज जो है शर्करा का यहाँ पर पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है एमाइलेज। किसका? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया अगर आपको कुछ मीठा मिल जाए तो एमाइलेज देने लगोगे, तो एमाइलेज जो है शर्करा मीठा का यहाँ पर पाचन करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन मार्ग स्तंभी सीलिया युक्त उपकला कोशिका से फिर आस्तरित होती है, और सीलिया का मुख्य कारण क्या है या मुख्य कार्य क्या है? तो जो सीलिया का मुख्य कार्य है, ठीक है, तो वो है यहाँ पर कि जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकाल देना। अगला प्रश्न है, नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वृषण में, मूत्रमार्ग में, अधिवृषण में या शिशु में, कहां पर? तो ये होते हैं भैया बस वृषण में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 25 क्वेश्चन थे, जो 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।